Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. क्यूशुई ने खुद का परिचय दिया और बोली कि अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो उससे संपर्क कर सकता है। और हाँ, अगर चाहो तो उसे टीचर की तरह पूछ भी सकते हो। लाया ने थोड़ी झिझकते हुए उसे नमस्ते किया। तभी अचानक क्यूशुई की नज़र लुजॉन पर पड़ी, जो एक चमकते हुए तेज प्रकाश से घिरा हुआ था। वो उसकी तरफ दोबारा देखने लगी और उससे पूछा, यंग मास्टर, तुम्हारे पास कितने सर्कल्स है? लुजॉन कुछ बोलता, उससे पहले ही माउंटेन बे ने चुपचाप एक उंगली ऊपर उठा दी, मतलब बस 10 सर्कल। उसका चेहरा नाराज लग रहा था। बगल में खड़े बुजुर्ग ने चौंकर पूछा, 10? पीछे खड़े छात्र भी हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है? एक छात्र बोला, ये तो कोई सच्चा टैलेंटेड अमर लगता है। दूसरे ने कहा। माउंटेन बे ने नर्वस होकर हंसते हुए कहा, हाँ, बस एक सर्कल है। लुजॉन ने पीछे सिर खुजाया, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए। बुजुर्ग ने निराश होकर कहा, कितनी बड़ी चूक है। छात्र धीरे धीरे वहां से हटने लगे। एक ने हंसते हुए माहौल हल्का किया, वैसे आज मौसम बहुत अच्छा है। दूसरा बोला, हाँ, मेरे कपड़े भी सूख गए। तीसरा छात्र बोला, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। लुजॉन माउंटेन बे के पास गया और मुस्कुराकर बोला, क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया? अब मैं क्लान में शामिल हो सकता हूं। माउंटेन बे ने उसकी बात मानी लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने स्टूडेंट बनना क्यों चुना? मेरा राइडिंग हॉर्स क्यों नहीं बना? लुजॉन ने हिचकते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, बस पूछ रहा था। फिर उसने पूछा, अगर मैं मिस्टर का स्टूडेंट बनना चाहूं तो? सभी लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। मिरांग यान ने हैरान होकर कहा, क्या ये मजाक कर रहा है? बुजुर्ग ने कहा, इसके पास तो सिर्फ सुंदर चेहरा है। कुछ छात्र जो जा रहे थे रुक गए। माहौल में अचानक चुप्पी छा गई। माउंटेन बे ने सोचा, शायद ये मेरा फेवरेट घोड़ा बन सकता है। फिर वो बोली, मिस्टर अलग अलग कारणों से स्टूडेंट चुनते हैं। मुझे उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे बिल्लियां पसंद है और वो अपनी टीम में एक कैट डेमन चाहते थे। और इस बार भी वजह शायद इतनी ही आसान है। लुजॉन ने सहमति में सिर हिलाया और सोचा, मैंने पिछली जिंदगी में ऐसे अवसरों की स्ट्रैटेजी पूरी तरह पढ़ी थी। अगर कंडीशन वही रही तो मैं फेल नहीं होऊंगा। माउंटेन बे ने कहा, मिस्टर का स्टूडेंट बनने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली, व्यक्ति मोर्टल हो यानी अब तक कोई कल्टीवेशन ना किया हो। दूसरी, उसकी उम्र 30 साल से कम हो। लुजॉन ने हंसते हुए कहा, ये दोनों मैं पूरा करता हूं। माउंटेन बे बोली, अब तीसरी और सबसे कठिन शर्त, तुम्हें यहां से कूदना होगा और जिंदा बचना होगा। छात्र चौंक उठे, क्या? उसे बचना है? यहां से कूदने पर तो कल्टीवेटर भी मर सकते हैं। बिना किसी मैजिक टूल के तो एल्डर्स भी नहीं बचेंगे। उन्हें बताया गया कि जिस पहाड़ से कूदना है उसकी ऊंचाई 1,80,000 मील है। लुजॉन सबकी डर से भरी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो खुली। स्पेशल मिशन ऑफिस में घुसपैठ। वो चाहे तो इसे स्वीकार कर सकता है या मना कर सकता है। लुजॉन ने सोचा, सब प्लान के हिसाब से हो रहा है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। उसने ठान लिया कि उसे मिस्टर का शिष्य बनना ही है। वो माउंटेन बे के पास से गुजरते हुए सीधे पहाड़ी के किनारे पहुंचा। लोग डर गए। ली चिल्लाई, रुको, ऐसा मत करो। माउंटेन बे भी घबरा गई और बोली, सुनो मेरी बात, मेरा माउंट बन जाओ, इतनी भी बुरी बात नहीं है। क्यूशुई बस चुपचाप खड़ी देख रही थी। लुजॉन ने सभी को देखा, 2 उंगलियां माथे पर रखीं और एक सैल्यूट देते हुए बोला, अलविदा। फिर वो पहाड़ी की ओर भागा। लड़कियां चिल्लाईं, रुको, मत कूदो। माउंटेन बे भी चिल्लाई, मेरे लिए रुक जाओ। तभी एक जबरदस्त प्रेशर पूरी जगह में फैल गया। सब वहीं जम से गए, कोई हिल भी नहीं पाया। एक छात्र गिर पड़ा। लीला ने कहा, मुझे बहुत भारी लग रहा है। कुछ ही पलों में ये प्रेशर गायब हो गया। तब तक लुजॉन पहाड़ से कूद चुका था। वो हवा में घूमता हुआ बोला, मैं उड़ रहा हूं। फिर उसकी तेज आवाज सुनाई दी और लड़कियां कांपते हुए उसकी तरफ देखती रह गईं।
लाया रोने लगी। उसने ऐसा क्यों किया? मिरांग यान ने लंबी सांस ली। नांडे हैरानी से बोली, वो मरना पसंद करेगा लेकिन राइडिंग हॉर्स नहीं बनेगा। माउंटेन बे सोच रही थी। जब उसने कूदा तब एक रहस्यमय शक्ति ने हमें रोक दिया। वो क्या थी? वो सभी पहाड़ी के किनारे आए और फिर साथ साथ कूद गए। माउंटेन बे सोच रही थी कि उसे अब मृत शरीर नहीं बल्कि जिंदा लोग देखने हैं। वो उसे मरने नहीं दे सकती। जब वे नीचे पहुंचने लगे, क्यूशुई बोली, सारे पीक लॉर्ड्स आ रहे हैं। कुछ समय बाद सभी नीचे पहुंच गए। माउंटेन बे ने खुद को जमीन पर उतारा और लुजॉन की तरफ देखा। उसका शरीर घायल और टूटा हुआ था। वो बोली, मिस्टर यहां नहीं है। ये सब बेकार हो गया। क्यूशुई ने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, इतना सुंदर लड़का बेकार में मर गया। तभी दो लंबे लोग माउंटेन बे के पीछे आए और बोले, माउंटेन बे। वो घुमा और फिर नीचे देखकर बोली, शेन्यन, तुम फिर से अपने गार्ड्स के पीछे छिपे हो। शेन्यन आगे आया और लुजॉन की तरफ देखा। क्या ये सच में जीन बैग से कूदा? उसका चमकता हुआ गंजा सिर सूरज में चमक रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर बाल नहीं थे क्योंकि वो आग से साधना करता था। माउंटेन बे ने पूछा, क्या तुमने भी उस रहस्यमय शक्ति को महसूस किया जो उसकी छलांग के वक्त आई थी? शेन्यन ने सिर हिलाकर पुष्टि की। फिर उसने पूछा, क्या तुम उस शक्ति का स्रोत देख सकते हो? शेन्यन का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, मेरी शक्तियों से भी नहीं। माउंटेन बे ने लुजॉन की तरफ देखा और सोचा, क्या इसके अंदर कोई रहस्यमय शक्ति छिपी है? तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे कुछ बदलाव महसूस हुए। वो दौड़कर लुजॉन के पास गई और उसकी गर्दन पर नब्ज देखकर बोली, ये लड़का जिंदा है। लुजॉन हल्की सी मुस्कान के साथ सिस्टम विंडो देख रहा था। उसके पास अभी भी 1 HP बचा था और उसकी रिसरेक्शन स्किल अभी 2 बार और चल सकती थी। माउंटेन बे चिल्लाई, ये मरा नहीं है। शेन्यन ने पूछा, जब मिस्टर यहां नहीं है तो फिर इसने ऐसा क्यों किया? माउंटेन बे बोली, मिस्टर इसे स्वीकार कर सकते हैं। हमें सेकंड एल्डर सिस्टर की बात माननी चाहिए। वो पहले ही सब जानती होंगी। तभी उनके सामने मैजिक सर्कल्स प्रकट हुए और उनमें से सबसे बड़ी बहन की आवाज आई। मिस्टर ने कहा कि वो इसे स्वीकार कर सकते हैं। सभी ने ये सुना। लुजॉन मुस्कुराया। वो सफल हो गया था। सिस्टम विंडो पर मैसेज आया, स्पेशल टास्क पूरा हुआ, ऑफिस में प्रवेश। कुछ दिन बीते। मोजोंग की प्रतिबंधित सीमा के पीछे एक शांत सा छोटा सा घर था। वही ऑफिस जहां लुजॉन पहुंचना चाहता था। ली अब तक दैत्य संप्रदाय की आदत डाल चुकी थी और उसने उनका काला वस्त्र पहन लिया था। वह पीठ पर टोकरी लिए पहाड़ की ओर चल रही थी और सोच रही थी, लुजान आज ज्यादा ठीक लग रहा है। यह सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह उसे जल्द से जल्द देखने की इच्छा करने लगी। रास्ते में उसे एक बांस का झुरमुट मिला जहां एक लड़की एक छोटे से तालाब के पास पत्थर पर बैठी थी। ली ने उसकी ओर देखा और सोचा, ये फिर यही है। वह झुककर उसे नमस्कार करने को रुकी, पर लड़की ने उसे अनदेखा कर दिया। ली मुस्कुराते हुए आगे झोपड़ी की ओर भागी और सोचने लगी, ये मिस्टर की दूसरी शिष्या है, हमारे यंग मास्टर की दूसरी सीनियर बहन। बहुत अजीब है। जब भी आती है या जाती है, हमेशा ध्यान लगाती रहती है। कहते हैं, इसे तंग किया जाना पसंद नहीं। सोचती हूं, ये ध्यान कब छोड़ेगी। कुछ कदम और चलते हुए वह झोपड़ी तक पहुंची, जहां माउंटेन बे आंगन की एक मेज पर धूप सेंकते हुए सो रही थी। ली ने झुककर उन्हें नमस्कार किया और कहा कि उसने मास्टर से मुलाकात की। माउंटेन बे ने एक आंख खोली, उसकी आवाज सुनी, फिर अंगड़ाई लेकर म्याऊं किया और कहा कि वह अंदर जाए। ली ने सिर हिलाया और कहा, समझ गई, और ऑफिस की ओर बढ़ गई। अंदर दरवाजा खोलते हुए ली ने सोचा, यंग मास्टर को छोटा कहकर बुलाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वो तुरंत नाराज और चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसने टोकरी उतारी और बिस्तर की ओर बढ़ी जहां घायल लुजान लेटे हुए थे। उसने कहा, मैं आ गई, और फिर रूमाल से उनका चेहरा पोंछते हुए बोली, मास्टर शेन की दवा वाकई जादुई है। ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कब जागेंगे? वह बिस्तर के किनारे बैठ गई और थोड़ी उदास होकर बोली, जब ये ठीक हो जाएंगे तो मुझे पहाड़ छोड़ना होगा। 1 साल तक इनसे मिल नहीं पाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, इस पूरी दुनिया में मैं बस छलांग लगा दी। कितनी हिम्मत है इनमें। फिर उसने एक गोली उनके मुंह में रख दी और बोली, मैं बस चाहती हूं कि ये ठीक हो जाए,
चाहे कुछ भी हो। इसी समय शेन यान पहाड़ पर पहुंचा। वह माउंटेन बे के पास से गुजरा और उसकी छाया उनके चेहरे पर पड़ी, जिससे वे जाग गईं। उन्होंने अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और आंखों में आंसू भर आए। फिर ऊपर देखा और पूछा, तुम यहां कैसे आए? शेन यान ने उन्हें झुककर नमस्कार किया और कहा कि वह देखना चाहता था कि उनका छोटा शिष्य कैसा है। माउंटेन बे बगल में लेटते हुए बोली, तो मुझे जाना चाहिए? शेन यान ने फिर झुककर कहा, मैं यही रहूंगा, आप आराम कीजिए। यह सुनकर माउंटेन बे के कान खड़े हो गए और वह दौड़ती हुई पहाड़ से नीचे चली गई। हवा में उसके दौड़ने से शेन यान के वस्त्र उड़ने लगे और उसकी विदाई की आवाज दूर तक सुनाई दी। जब वह चली गई तो शेन यान ने सीढ़ियों की ओर देखते हुए सोचा, अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। उधर ली लुजान की सोई हुई सूरत को देखकर मंत्रमुग्ध थी। वह उनके चमकते होठों को देख रही थी और हल्का सा शर्माते हुए सोचने लगी, इनके होंठ कितने सुंदर है, स्वाद कैसे होंगे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और वह डरकर चौंक गई। घबराकर पीछे मुड़ी और लाल चेहरा लिए बोली, कौन है? दरवाजा खुला। शेन यान सामने था। उसका गंजा सिर चमक रहा था। उसने कहा, मैं हूं। ली थोड़ा शांत हुई और पूछा कि वह यहां क्यों आए। शेन यान अंदर आया और लुजान को देखकर बोला कि वह घायलों को देखने आया है। लेकिन मन ही मन वह गुस्से में था। इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने अपनी बहुमूल्य औषधि, मांस और हड्डी की पवित्र गोली दे दी। यह बहुत बड़ा नुकसान है। फिर उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आई और उसने सोचा, अब जब मौका मिल गया है तो कुछ वापस लेना ही होगा। उसकी डरावनी मुस्कान और चमकती आंखों के साथ वह धीरे धीरे लुजान की ओर हाथ बढ़ाने लगा। ली डर के मारे अपना मुंह ढककर सोचने लगी, ये भयानक आदमी अब क्या करने वाला है? क्या वह लुजान पर हमला करेगा क्योंकि उसने उसकी औषधि ली थी? तभी शेन यान ने लुजान के कंधे पर हाथ रखा और ली को पुकारा। वह डर के मारे थम गई और कांपती आवाज में बोली, ये कुछ अजीब तो नहीं करेगा ना? शेन यान उसकी ओर मुस्कुराते हुए आया और बोला कि वह बहुत प्रतिभाशाली है, भविष्य में उसके लिए सभी रास्ते खुले हैं। ली उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और पूछा, आपका क्या मतलब है? शेन यान ने अपनी जेब से एक छोटी लाल पत्थर निकाली और कहा, इसे ले लो। उसने बताया कि ली का शरीर अग्नि साधना के लिए उपयुक्त है, इसलिए ये उसे बहुत फायदा देगा। ली ने पत्थर को देखा और सोचा, इन्होंने ये मुझे क्यों दिया? इसके बाद शेन यान दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, मैं अब जा रहा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वह परेशान था। ये कुछ पूछती क्यों नहीं? कुछ तो बोले, कम से कम एक सवाल ही पूछ ले। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद ली ने पूछा, आपने ये मुझे क्यों दिया? शेन यान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इस स्थान पर प्रतिभा की कद्र होती है। फिर वह आत्मविश्वास के साथ झोपड़ी से निकल गया और मुस्कराते हुए विदा ली। ली ने उसे जाते हुए देखा और सोचा, वैसे देखा जाए तो ये इतना डरावना नहीं है। तभी शेन यान हवा में उड़ते हुए अपने शिखर की ओर गया और हंसते हुए बोला, अब तो ये जरूर मुझे ही अपना गुरु चुनेगी। असल में शेन यान सबसे लालची मास्टर था, जिसके पास अपने शिष्यों के लिए कोई संसाधन नहीं थे, इसलिए कोई भी उसे नहीं चुनता। वह सोच रहा था, कितने साल हो गए, कोई प्रतिभाशाली शिष्य आया ही नहीं, लेकिन इस बार मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। 15 मिनट पहले जब शेन यान पहाड़ पर आया था, माउंटेन बे नीचे दौड़ पड़ी थी और खुशी से चिल्लाई थी, अब मुझे आखिरकार आराम करने की अनुमति मिल गई। उसने दूसरी बहन को आवाज दी, मैं आ रही हूं। दौड़ते हुए वह एक बिल्ली में बदल गई और बांस के झुरमुट की ओर भागी। अपनी बड़ी बहन को तालाब के पास पत्थर पर बैठा देखकर वह चुपके से पहुंची। उसकी बिल्ली के पंजों से हल्की सी आवाजें हो रही थीं। पास पहुंचते ही वह उछली और अपने पंजे फैला दिए। उड़ते समय बड़ी बहन ने उसकी गर्दन की खाल पकड़ ली, जिससे वह कांप उठी और उसे जमीन पर रख दिया। फिर चुपचाप उसका सिर सहलाने लगी। बड़ी बहन का नाम गुयामन था। वह मुस्कराते हुए माउंटेन बे के सिर और ठुड्डी को सहलाने लगी, जिससे वह संतुष्टि से गुनगुनाने लगी। आराम से बैठते हुए माउंटेन बे ने कहा, बहन, पहाड़ की इतनी सारी मजेदार कहानियां हैं। सबसे दिलचस्प ये कि वो लड़का पहले मेरा घोड़ा था। यह सुनकर गुयामन नाराज हो गई और सहलाना बंद कर दिया। फिर उसने माउंटेन बे के सिर पर थपकी मारी और उसकी बिल्ली का चेहरा मुंह फुला गया। माउंटेन बे नाराज होकर बोली, मैं तो बस उसके सुंदर शरीर को देखना चाहती थी और कुछ नहीं। गुयामन ने उसे फिर से सिर पर मारा तो माउंटेन बे चिल्लाई, अब मैं तुमसे बात नहीं कर रही। फिर वह उसकी गोद से कूद पड़ी और अपने सिर पर हाथ रख लिया जहां चोट लगी थी। गुस्से में आकर
माउंटेन बे ने अपने क्लॉज बाहर निकाल लिए और गुयान से कहा कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुजायोमोमेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो चुपचाप तालाब को देखती रही और माउंटेन बे भी शांत हो गई। फिर उसने अपना सिर अपनी कोहनी में छुपा लिया और धीमे से बोली, तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। पहाड़ के बाहर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मुझे सब कुछ बताने दो। रात हो चुकी थी। माउंटेन बे बहुत पहले ही लौटकर ऑफिस के पास बेंच पर ले चुकी थी, चांद को देखती हुई। लिली अभी भी अंदर थी और लुजन की हालत पर नजर रख रही थी। उसने उसके चेहरे की ओर देखा और सोचा, वैसे ये तो पहले से ही हैंडसम था। तभी लुजन की भौहें हल्की सी हिलीं। उसने थोड़ा सा मुंह खोला और पानी मांगा। उसे जागते देख लिली तुरंत भागी और बोली, मैं अभी सब ले आती हूं। लेकिन तभी माउंटेन बे ऑफिस में उड़ते हुए आई और सीधे चायदानी की टोंटी उसके मुंह में डाल दी और बोली, जितना चाहो पी लो। लिली उसकी सडन एंट्री से डर गई और लुजन ने कहना शुरू किया कि बस करो। लिली ने माउंटेन बे की ओर देखा और सोचा, ये तो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। इसके बाद लुजन, जिसका पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा था, धीरे धीरे उठकर बैठा और पूछा, मैं कितने समय तक सोया रहा? वह सोच रहा था कि वो उसी वक्त रिवाइव हो जाएगा, लेकिन उसे तो सिर्फ एक आखिरी जान बची थी। ये तो कोई कर्ज लग रहा है। लाया ने पूछा, तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गए? माउंटेन बे ने उसके कंधे पर हाथ मारा और हंसते हुए कहा, दुर्भाग्य से तुम्हारा शरीर मेरी सवारी बनने लायक नहीं है। लिली ने मुस्कुरा कर कहा, इतनी सीरियस चोट के बाद भी तुमने बस 3-4 दिन ही सोया। लुजन ने पूछा, मैं इतनी जल्दी कैसे होश में आ गया? उसे लग रहा था कि खून में कुछ बदला है। लिली ने हंसते हुए कहा, ये सब सॉवरेन लॉर्ड की वजह से है। वह कितने अच्छे हैं। तुरंत ही लुजन बेड से कूद गया और बोला, तो मुझे उन्हें थैंक करना होगा। फिर वह पूरे ऑफिस में दौड़ने लगा, हाथ पैर फैलाते हुए। लिली घबरा गई और चिल्लाई, इतना मत भागो, कहीं कुछ टूट ना जाए। इसी दौरान माउंटेन बे बेड पर बैठी थी और उसने लेग्स क्रॉस करते हुए कहा, एक प्रॉब्लम है। लुजन वहीं रुक गया और दोनों लड़कियां उसे सीरियस फेस के साथ देखने लगीं। माउंटेन बे ने एक हल्की सी स्कैरी स्माइल दी और पूछा, एक मॉर्टल जो कल्टीवेशन नहीं करता, वो जिंदा कैसे रह गया? लुजन पहले डर गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, ये एक सीक्रेट है। दोनों लड़कियां थोड़ी ब्लश करने लगीं और लिली बोली, तुम्हारा चेहरा देखकर तो हम मान ही लेते हैं। माउंटेन बे ने सिर हिलाया और कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। लुजन ने कहा, ये सब फैमिली हेirloom की वजह से है। फिर उसने मन में सोचा, क्या रिसरेक्शन सिस्टम ही फैमिली हेirloom है? लिली बहुत एक्साइटेड होकर बोली, ये तो अमेजिंग है। लगता है ये किसी रिच फैमिली से है। माउंटेन बे ने हल्की सी सस्पिशियस हंसी हंसी और कहा, इतना सच नहीं लग रहा। लुजन ने मन में साय किया और सोचा, यहां तो सब कंफ्यूज कर देने वाली बातें हैं। लेकिन डीमन क्लैन में सच में एक ऐसा खजाना छुपा है जिसका कोई मालिक नहीं। उसने एक चमकते हुए ट्रेजर की कल्पना की और मुस्कुरा दिया, जैसे ही मेरा लेवल बढ़ेगा मैं इसे हासिल कर लूंगा। माउंटेन बे ने देखा कि वो सपने देख रहा है, तो उसने उसके सामने हाथ लहराया और कहा, वेक अप। क्या सोच रहा है? भूल गया क्या? लुजन अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, क्या मतलब? माउंटेन बे हवा में उड़कर उसके ऊपर आई और सिर ऊंचा करते हुए बोली, तूने अभी तक मुझे बिग सिस्टर नहीं कहा। लिली ने यह सुनकर हल्की सी हंसी दबाई, लेकिन लुजन ने उसे देखकर उंगली उठाई और बोला, तू हंस क्यों रही है? तू कुछ भूली नहीं क्या? लिली ने हैरान होकर पूछा, क्या? लुजन ने चेहरा घुमा लिया और घमंडी अंदाज में बोला, मुझे अंकल मास्टर बुलाओ। यह सुनते ही लाया फ्रीज हो गई और मुंह खुला रह गया। फिर थोड़ी ऑकवर्ड होकर झुकी और बोली, अंकल मास्टर। लुजन हंसा और तुरंत माउंटेन बे की ओर मुड़ा और बोला, बिग सिस्टर को मेरा नमस्कार। माउंटेन बे बहुत गुस्से में बोली, तू अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लगा है। मैं काट लूंगी। लुजन उसके पास चाम से भरे चेहरे के साथ गया और बोला, रियली? माउंटेन बे झट से पीछे हट गई और थोड़ा शर्माई। फिर वह ऑफिस से बाहर निकल गई और बोली, तैयार हो जा, चल मेरे साथ। सेकंड एल्डर सिस्टर तुझसे मिलना चाहती है। लुजन ने उसे जाते हुए देखा और सोचने लगा, ब्यूटीफुल होना मतलब सब कुछ पॉसिबल होना। समय बीता। गुयान अब भी पत्थर पर ध्यान कर रही थी। चांदनी में उसके चारों ओर जुगनू उड़ रहे थे। माउंटेन बे लुजन को लेकर बांस के झुरमुट में पहुंची और हाथ हिलाते हुए बोली, मैं उसे ले आई। लुजन ने हाथ जोड़कर झुका और हल्की मुस्कान के साथ बोला,
एल्डर सिस्टर को नमस्कार। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लुजन ने उसके सिर की ओर देखा और सोचा, मैंने इनके बारे में सुना है। ग्यामिन, सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर। कोई इन्हें देख नहीं पाया। झुरमुट में शांति थी। लुजन को कुछ कहने को नहीं सूझा। वह सोचने लगा, मुझे तो ये भी नहीं पता लोग कैसे जानते हैं कि ये हकलाती है। अचानक गुयान ने हल्के से हाथ हिलाया और एक किताब उसकी ओर उड़ा दी। लुजन ने तुरंत साइड में झुककर किताब को पकड़ लिया। वह एक कूल पोज में फ्रीज हो गया, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। उसने किताब खोलकर देखा और सोचा, ये तो बहुत मोटी है। शुरुआत के लिए कोई खजाना लग रही है। फिर आईब्रो उठाकर बोला, ये मेरे किसी काम की नहीं है। उसने किताब सीने से लगाई और बोला, थैंक यू सेकंड एल्डर सिस्टर फॉर दी ग्रीटिंग। फिर उसने माउंटेन बे की ओर देखा और सोचा, यंग मास्टर ने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। माउंटेन बे ने उसकी नजरें महसूस की और वह कांप गई। उसने सोचा, ये ऐसे क्यों देख रहा है। उसकी स्पार्कलिंग आइज में सवाल था। उसने दिया, तूने क्यों नहीं। वो थोड़ा सा मुंह ढककर बोली, ये मुझे पागल कर रहा है। और आखिरकार ल्यूजन को एक जेड रिंग देते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट है। लुजन ने फौरन रिंग ले ली और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स। सिस्टम प्रॉम्प्ट, स्टोरेज रिंग रिसीव्ड। डू यू वॉन्ट टू वियर इट। अगर वो ये रिंग पहनता है तो उसका इन्वेंट्री 30 स्लॉट से एक्सपैंड हो जाएगा। वह रिंग देख रहा था। तभी माउंटेन बे बोली, तुझे ये गिफ्ट पसंद आया ना। मैंने तेरे लिए स्पेशली चुना था। लुजन थोड़ा मुड़ा और बोला, ये गिफ्ट तो हजारों लोडीज के बराबर है। कैसे पसंद नहीं आएगा। माउंटेन बे के कान खड़े हो गए, चेहरा लाल हो गया और उसने पूछा, सच में पसंद आया। इसी वक्त लिली पास आई और ल्यूजन को देखकर वो भी ब्लश कर गई। उसी पल गुयान ने हल्के से हाथ उठाया, इशारा किया कि अब उन्हें वहां से जाना चाहिए। माउंटेन बे ने इशारा समझ लिया और पलटते हुए बाकियों से कहा, चलो अब वापस चलते हैं। ल्यूजन बाकियों के साथ पीछे पीछे चल पड़ा और एक नजर गुयान की तरफ डालते हुए सोचा, लगता है सेकंड सीनियर सिस्टर बहुत कम बोलती है। मैं भी इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। टाइम पास्ट। वे पहाड़ों के बीच बने उस हट की तरफ चढ़ते रहे। रात के अंधेरे में सीढ़ियों पर फायरफ्लाइज चमकने लगीं। लाया ने धीरे से हाथ बढ़ाया और ग्लोइंग बग को पकड़ लिया, फिर बड़े प्यार से मुस्कुरा दी। ल्यूजन ने उसे देखा और पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो। लाया ने उसकी तरफ देखा, फायरफ्लाई को हवा में छोड़ते हुए मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम जाग गए हो। ल्यूजन पहले थोड़ा चौंका, फिर धीरे से मुस्कुराया और सोचा, ये सच में मेरे लिए खुश है। उसने हाथ हिलाया और कहा, आ जाओ यहां। ये सुनकर लाया ने उसकी तरफ देखा और ऊपर की एक सीढ़ी पर खड़ी होकर उसकी हाइट के बराबर हो गई। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने हंसते हुए पूछा, अब क्या करना है। ल्यूजन ने बिना कुछ कहे अपनी उंगली से उसकी फोरहेड पर हल्का सा टपकाया और भाग गया। लाया ने माथा पकड़ा और नाराज होकर बोली, ऐसे मजाक करता है कोई। ल्यूजन हंसते हुए ऊपर चढ़ता रहा और बोला, अंकल मास्टर जितना चाहे खेल सकता है। माउंटेन बे जो सबसे आगे चल रही थी, उसके कान खड़े हो गए। कुछ सेकेंड में ही ल्यूजन उसके पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आया, माउंटेन बे ने गुस्से में उसकी फोरहेड पर जोर से उंगली मारी। वो सीधा चट्टान से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ और उसका दर्द से चिल्लाना सुनाई दिया। पत्थर के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए और लिली उसे शौक में देखती रह गई जो दीवार से चिपका हुआ था। माउंटेन बे ने मुस्कराकर कहा, बिग सिस्टर भी खेल सकती है ना। ल्यूजन जमीन से रेंगते हुए बाहर निकला। उसका सिर पकड़ा हुआ था और फोरहेड पर एक बड़ा सा बम्प निकल आया था। उसकी आंखों में आंसू थे। लिली ने ये देखकर हंसी छुपाने के लिए अपना मुंह ढक लिया। थोड़ी देर बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और ऑफिस के यार्ड में दाखिल हुए। ल्यूजन अब भी प्लेफुल मूड में था, लेकिन लिली वहीं फ्रीज हो गई। वो डर रही थी कि ल्यूजन अब ठीक हो गया है तो शायद उसे बाहर निकाल देंगे। उसने उन्हें ऑफिस की तरफ जाते देखा और सोचा, क्या वो मुझे बाहर निकाल देंगे। ल्यूजन ने माउंटेन बे से पूछा, क्या मैं लिली को वो गिफ्टेड बुक दे सकता हूं। माउंटेन बे ने हाथ हिलाया और कहा, जो चाहो कर लो। ये सुनकर लिली का चेहरा लाल हो गया और उसने सोचा, क्या मैं सच में ल्यूजन के साथ रह सकती हूं। उसी वक्त ल्यूजन उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, चलो मेरे साथ। ये बात उसने उसके कान के पास कही, जिससे लिली और ब्लश कर गई। वे दोनों ऑफिस में गए। लिली धीरे से दरवाजे पर रुकी और पूछा, क्या बात है।
ल्यूजन ने उसे वो बुक दी और कहा, इसे रख लो, तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। लिली ने हाथ जोड़कर मना किया और पूछा, ये तो तुम्हारा गिफ्ट है ना, इतनी इम्पोर्टेंट चीज। ल्यूजन मुस्कराया और कहा, ये तुम्हारे कंसर्न के लिए एक छोटा सा थैंक यू है, और वैसे भी मैं इसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। लिली ने हैरानी से पूछा, ऑलरेडी पढ़ लिया? ल्यूजन ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने जैसे ही इसे छुआ पूरा याद हो गया। लिली ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, सच में? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ल्यूजन बोला, तुम किसी भी पेज से पूछ सकती हो। लिली ने एक रैंडम पेज खोला और पूछा, पेज 2 का तीसरा कमेंट बताओ। ल्यूजन कमरे में कॉन्फिडेंटली चला और बोला, धीरे धीरे करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। लिली और प्रभावित हुई और फिर पेज पलटकर पूछा, पेज 15 का 7वां। ल्यूजन कूल पोज में बोला, सांस को कंट्रोल करना जरूरी है। फिर लिली ने पेज 37 का पहला कमेंट पूछा। ल्यूजन ने आंखें बंद की और बोला, स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करते समय लालच नहीं करना चाहिए। लिली ने हैरानी से किताब बंद की और बोली, तुमने सब कुछ सच में याद कर लिया? ल्यूजन ने सिर ऊंचा किया और बोला, तो तुम क्या सोच रही थी? असल में जब उसने किताब छुई तो सिस्टम ने पूरा कंटेंट सेव कर लिया। क्या कमाल का स्किल है। अब लिली उसे प्यार और रिस्पेक्ट से देख रही थी और सोच रही थी, ये कितना अटेंटिव और हैंडसम है। ल्यूजन जमीन पर बैठ गया और बेड की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहां ठीक हूं। लिली बेड पर बैठते हुए बोली, वैसे इस बेड पर 2 लोग भी सो सकते हैं। ल्यूजन बोला, पता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं। दूसरी तरफ माउंटेन बे दूसरे रूम में कान लगाए खड़ी थी। वो सोच रही थी, लोगों को वार्म रहना चाहिए, या फिर इसके दिमाग में हेरिंग है। लिली बेड पर लेट गई, किताब खोली और ल्यूजन की ओर देखा। सोचने लगी, ये कितना स्ट्रांग और हार्ड वर्किंग है। उसने किताब की तरफ देखा और सोचने लगी, मुझे भी मेहनत करनी है, हार नहीं माननी चाहिए। थोड़ी देर बाद वो सो गई, मुंह से लार निकलती हुई। ल्यूजन अब भी जमीन पर बैठा था और ट्रेनिंग कर रहा था। उसने सोचा, सिस्टम का यूज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं रील कल्टीवेशन ट्राई करना चाहता हूं। उसे नॉवेल्स में दिखने वाले कल्टीवेटर्स की इमेजेस आने लगीं। फिर उसने सोचा, डबल कल्टीवेशन भी होती है, डबल प्लेजर के लिए। स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पेट में जमा होने लगी। हवा में एनर्जी के धारे बनने लगे, उसके बाल उड़ने लगे। लेकिन तभी उसे शार्प पेन महसूस हुआ। उसने दर्द में सोचा, इतना दर्द क्यों? किसने कहा था कि इम्प्रूवमेंट कूल होता है? उसे लगा जैसे उसके शरीर में हजारों सुइयां चुभ रही हों। गुयान, जो बैम्बू ग्रोव में मेडिटेशन कर रही थी, एनर्जी महसूस करके उठी। ल्यूजन दर्द में कराह रहा था। उसकी आंख, नाक और मुंह से खून बहने लगा। उसने सोचा, प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन इतनी मुश्किल क्यों? फिर भी वो रुका नहीं। एनर्जी उसके चारों ओर घूम रही थी। वेन्स बाहर निकल आईं, चेहरा तना हुआ और दर्द उसकी आंखों में साफ था। फिर भी वो करता रहा। उसने सोचा, ये सच में जानलेवा दर्द है। आखिरकार नाइट ऑफ सफरिंग खत्म हुई और पहाड़ों के पीछे से सूरज निकला, जिसने ऑफिस को रोशन कर दिया। लाया धीरे से उठी। बेड पर से उठकर उसने अंगड़ाई ली और अपनी आंखें मसलने लगी। उसने देखा कि ल्यूजन उसके पास बैठा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे और मुंह से खून भी निकल रहा था। लाया की आंखों में एडमिरेशन भर गया। वो सोचने लगी, क्या वो पूरी रात ट्रेनिंग करता रहा? कितना पेनफुल रहा होगा। उसकी सिंपैथी और बढ़ गई। ल्यूजन थककर उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था, क्या ये लड़की खून देखकर भी और ज्यादा सिंपैथी महसूस कर रही है? उधर माउंटेन बे भी पूरी रात जागती रही थी, ल्यूजन को देखती रही थी। उसकी भी आंखों के नीचे थकावट थी। वो सोचने लगी, ये लड़का अब भी कैसे खड़ा है? उसी वक्त बैम्बू ग्रोव में एक ठंडी सुबह की हवा चली। गुयान ने अपनी आंखें बंद की और अपने चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया। वो मुस्कराई और सोची, ये लड़का सच में कमाल का है। कुछ समय बाद लिली ने ल्यूजन को उठने में हेल्प की और पूछा, आर यू ओके? ल्यूजन बोला, जब तुम प्रैक्टिस करोगी तब समझोगी। ये बहुत पेनफुल होता है। लगता है जैसे 100 डॉक्टर्स मुझे सुई चुभो रहे हैं। लाया बोली, आई एम नॉट अफ्रेड। ल्यूजन ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम डर क्यों नहीं रही? लाया ने घर से बाहर जाते हुए कहा,
क्योंकि माँ बाप को खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। ल्यूजन उसकी बात से थोड़ा सैड हो गया। उसने सॉरी कहा, लेकिन लाया ने मुस्कराकर बोला, इट्स ओके, मैं मेहनत से ट्रेनिंग करूंगी। फिर उसने कहा, अब मैं यहां नहीं आ पाऊंगी, प्रैक्टिस में बिजी रहूंगी। उसने झुककर अलविदा कहा और पीछे मुड़कर सोचा, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? पर इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, ल्यूजन ने उसकी चीख खींच ली और पूछा, क्या तुम मरने जा रही हो? फिर हंसते हुए बोला, स्टूपिड गर्ल, तुम पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओगी, लेकिन मैं तो तुम्हें कहीं भी देख सकता हूं। लाया का चेहरा लाल हो गया। उसने ल्यूजन की तरफ देखा और बोली, ही इज सो हैंडसम। ल्यूजन थोड़े शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, क्यों ये लड़की इतनी सिंपैथी दिखा रही है। कुछ समय बाद लाया ने हाथ हिलाते हुए विदा ली और बोली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ल्यूजन पीछे से हाथ हिलाते हुए बोला, आई विल, अभी तो बस शुरुआत है। वो सोचने लगा, पता नहीं किस्मत मेरा साथ देगी या नहीं। शायद मुझे अपनी उस सिस्टर से मिलना चाहिए जिसने तांचिन खेला था। तभी एक सिस्टम विंडो सामने आया। लेवल 0 एक्सपीरियंस 686/100 अपडेट अवेलेबल। ल्यूजन ने सोचा, कल के ट्रेनिंग से सिर्फ 20 पॉइंट्स मिले, लेकिन ओवरऑल मैं खुश हूं। उसने तुरंत लेवल अप किया और सोचा, अब मुझे खाना ढूंढना होगा, बहुत भूख लगी है। कुछ देर बाद माउंटेन बे बहुत स्पीड से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक फिश और एक बर्ड थी, और मुंह में भी एक फिश। ल्यूजन हैरान रह गया और बोला, दैट वॉज फास्ट। माउंटेन बे ने सब जमीन पर फेंक दिया और बोली, तुम और क्या उम्मीद कर रहे थे अपनी सिस्टर से? उसने हाथ झाड़ते हुए सोचा, मैं कितनी काइंड हूं। ल्यूजन बोला, यू आर अमेजिंग, ग्रेट हंटर। माउंटेन बे बोली, ये थर्ड एल्डर ब्रदर की किचन है, वो हमेशा मुझे ट्रीट देता है। फिर उसने ल्यूजन की तरफ इशारा करके बोला, अगर तुमने खाना खराब बनाया तो खुद खाओगे, और मुझे बुलाना भी मत। ल्यूजन ने हाँ में सिर हिलाया। उसने बड़ा सा नाइफ उठाया और मछली की स्केल्स उतारने लगा। फिर वेजिटेबल्स काटे और एक बड़ी सी पैन में फिश डालकर कुछ सॉस भी डाला। किचन से स्मेल आने लगी। माउंटेन बे की आंखें बड़ी हो गईं और मुंह में पानी भर आया। वो किचन में दौड़ती हुई आई और बोली, स्मेल इज सो टेस्टी, मैं अब और वेट नहीं कर सकती। ल्यूजन ने कहा, वेट, इसे सेकंड एल्डर सिस्टर के साथ शेयर करना चाहिए। ये सुनकर माउंटेन बे जमीन पर गिर पड़ी और बोली, सही कहा। कुछ देर बाद गुयान फॉरेस्ट में मेडिटेशन कर रही थी। उसे भी स्मेल आई और उसने कहा, कुछ बहुत स्वादिष्ट चीज पक रही है। माउंटेन बे वहां पहुंची और बोली, सेकंड सिस्टर, ट्राई दिस डिश, मेरे भाई की क्रिएशन है। उसने बास्केट खोली और पूछा, 2 फिश और 1 चिकन को कैसे डिवाइड करें? फिर उसने जल्दी से प्लेट्स में डिवाइड कर दिया। माउंटेन बे ने गुयान को एक ट्रे दी जिसमें फिश और चिकन लेग था। ल्यूजन वहां आया और सोचने लगा, क्या सेकंड एल्डर सिस्टर को सच में खाना चाहिए? माउंटेन बे ने बची फिश निकाली और खाने लगी। ल्यूजन बोला, शेयर तो करो, और फिश छीनने की कोशिश की। गुयान चुपचाप अपना खाना खाती रही। खाना खत्म होने के बाद माउंटेन बे बोली, अब और नहीं खा सकती। ल्यूजन ने पेट की तरफ देखते हुए कहा, अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर उन्होंने नोटिस किया कि गुयान अजीब सी आवाजें कर रही थी। फिर सब चुप हो गए और सोचा, ग्रेट। बाहर निकलते हुए ल्यूजन ने पूछा, यंग मास्टर कब लौटेगा? माउंटेन बे बोली, मुझे क्या पता। ल्यूजन ने पूछा, क्या कोई लड़ाई है या कोई बड़ी बात? माउंटेन बे ने तिरस्कार से कहा, बोरियत क्यों करना, पहाड़ से नीचे उतरना खुद में फन है। ल्यूजन सोचने लगा, ये डीमन सेक्ट वाले दुनिया को डराने की बात नहीं करते क्या? इन्हें तो बस मजा चाहिए। फिर सिस्टम विंडो खुला, गेमिंग फोरम ओपन। ल्यूजन ने देखा, कुछ खास नहीं, बस 1 मिनट ही हुआ है। बीटा टेस्ट में टाइम है। वो सोचने लगा, क्या टाइम दोनों वर्ल्ड्स में अलग चलता है? उसने सोचा, कल की सेरेमनी कामयाब होनी चाहिए। कुछ देर बाद ल्यूजन प्रैक्टिस कर रहा था। मुंह से खून निकल रहा था। एनर्जी उसके चारों तरफ फैल रही थी। वो सोच रहा था, इस फूड से जयू की लाइफ 20 साल बढ़ सकती है। सिस्टम विंडो में लिखा था, एक्सपीरियंस 606/500 लेवल अप पॉसिबल। ल्यूजन ने मुस्कराकर सोचा, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिल रहा है। तभी मेनबे उसके रूम में भागी आई और बोली, तुम्हें तुरंत उठना होगा।
उसने ल्यूजन का हाथ पकड़ा और खींचने लगी। चलो, अभी। वो उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। माउंट बे कहती है कि आज उसकी प्रवेश समारोह, एंट्रेंस सेरेमनी है। बहुत सारे लोग आए हैं। लियू उसे देखता है और पूछता है, क्या तुम कम से कम कुछ अच्छे शब्द नहीं कहोगी? माउंट बे कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चलना चाहिए। लियू कहता है कि वो जा सकती है, लेकिन उसे पहले कपड़े बदलने हैं। माउंट बे उसकी ओर मुड़ती है और कहती है, तुम सही हो। अब तुम लॉर्ड के शिष्य हो, इसलिए तुम्हें मोजोंग के कपड़े पहनने चाहिए। उसके गाल लाल हो जाते हैं और वह कहती है, तुम यही कपड़े बदल सकते हो, मैं वादा करती हूं कि नहीं झांकूंगी। लेकिन वो हैरान रह जाती है जब लियू उसे पीछे से पकड़कर उठा लेता है और बाहर फेंक देता है। वो कहता है, जाओ और बाहर इंतजार करो। ये कहकर वह दरवाजा बंद करने ही वाला होता है और एक बार उसे देखता है। माउंट बे गुस्से से भर जाती है और उसके चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती है। वह गुस्से से पूछती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे तुम्हारे शरीर की परवाह है? लियू कुछ नहीं कहता और बस दरवाजा बंद कर देता है, उसे गुस्से में बाहर छोड़कर। माउंट बे थोड़ी शांत होती है, अपनी बाहें सीने पर बांधती है और सोचती है, भले ही मैंने उसे कपड़े बदलते नहीं देखा, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि वो डेमन क्लान के कपड़ों में कैसा दिखेगा। वो बहुत हैंडसम है। जब लियू कपड़े बदल लेता है और दरवाजा खोलकर बाहर आता है, तो उसने काले रंग के मोजों के कपड़े पहने होते हैं और चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। माउंट बे उसे देखकर शर्म से लाल हो जाती है और उसका नाम लेकर कुछ कहने की कोशिश करती है। लियू के चारों ओर प्रकाश फैलने लगता है और वह पूछता है, कुछ गड़बड़ है क्या? माउंट बे उसकी सुंदरता सह नहीं पाती और चिल्लाते हुए भाग जाती है, अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। वो सोचती है, मुझे कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। मैं अब भी चाहती हूं कि वह मेरा घोड़ा सवारी बने। भले ही वो मेरा जूनियर है, पर फर्क नहीं पड़ता, मैं अब भी चाहती हूं। लियू उसे दूर से देखता है और सोचता है, उसे क्या हो गया है? क्या ये कोई बिल्ली वाली बीमारी, फीलाइन एपिलेप्सी है? वो अपने कपड़े देखता है और सोचता है, क्या ये डेमन क्लान की यूनिफॉर्म कोई हथियार है? सिस्टम को चेक करना चाहिए। सिस्टम बताता है कि ये कीमती वस्त्र है, लेकिन इनमें कोई येलो लेवल गुण नहीं है। लियू सोचता है, इन कपड़ों में कोई विशेषता नहीं है। प्लेयर्स के पास तो हमेशा ऐसे कई कपड़े होते हैं। फिर वह माउंट बे को थके चेहरे के साथ देखता है और पूछता है, चौथी सीनियर सिस्टर, तुम्हें क्या हुआ? वह हंसकर कहती है, सब ठीक है। रास्ते में आवारा बिल्लियों से लड़ाई हुई थी और मैंने जीत लिया। लियू को उस पर यकीन नहीं होता और पूछता है, क्या तुम सच में लड़ाई करके आई हो? असल में माउंट बे ने खुद को शांत करने के लिए ऐसा किया था। वो कहती है, हमें जल्दी चलना चाहिए, समारोह शुरू होने वाला है। देर करना बुरा लगेगा। लियू उसके पीछे चलता है और पूछता है, क्या तुमने भी अपनी ग्रैंड सेरेमनी में भाषण दिया था? माउंट बे कहती है, बिल्कुल। लियू पूछता है, फिर तुमने क्या कहा? वो अपने गले की ओर हाथ ले जाकर कहती है, मैंने कहा था, मुझे परेशान किया तो मैं सिर काट दूंगी। लियू को शर्म आती है और वह सोचता है, मैं सोच सकता हूं उस समय डेमन क्लान के शिष्य कैसे दिखते होंगे। माउंट बे कुछ निकालने लगती है और कहती है, वैसे ऐसे ग्रैंड सेरेमनी में भी एक छोटे समारोह जैसा स्टाइल दिखाना चाहिए। लियू शर्मिंदा होकर कहता है, कृपया कुछ अजीब मत निकालो। वे एक क्रेन, विशाल पक्षी, पर उड़ान भरते हैं, जिसे माउंट बे ने बुलाया था। वो कहती है, यह एक घोड़ा है, सबके पास होना चाहिए। नीचे उनके संप्रदाय के शिष्य खड़े होते हैं। वे उन्हें देखकर कहते हैं, क्या ये वही अंकल है? क्या ये इंसान है? ये तो जीता जागता परी जैसा लग रहा है। इतना हैंडसम कि पैरों में ताकत नहीं रही। जैसे ही माउंट बे ने उसे देखा, उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई। लियू को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वह सोचता है, इतना शोर क्यों है? सिस्टम बताता है कि उसकी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन बढ़ रही है। साथ ही चेतावनी देता है कि महिलाओं का अत्यधिक ध्यान उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लियू हैरान होता है और सोचता है,
ये कैसा नोट है? माउंट कहती है, उसे छात्रों के सामने खुद को साबित करना चाहिए। अचानक वह उसे लात मारती है और कहती है, नीचे जाओ। लियू ऊंचाई से गिरता है और डर से जोर से चिल्लाता है। माउंट बे मुस्कुराते हुए उसे देखती है और सोचती है, अगर वह ठीक से खड़ा नहीं हो पाया तो वो मुझसे भी ज्यादा शर्मिंदा होगा। छात्र उसे गिरते देखते हैं और कहते हैं, क्या वह सच में अभ्यास कर रहा था? इतने कम समय में नया स्तर कैसे पा लिया? उसे मुंह के बल नहीं गिरना चाहिए। लियू सोचता है, ये कैसी बेशर्म बिल्ली है। फिर वह मुस्कुराता है और सोचता है, वो मुझे मूर्ख बनाना चाहती थी, लेकिन इतना आसान नहीं। वह हवा में खुद को बैलेंस करता है और सोचता है, वो एक चीज भूल गई, मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूं। वह छात्रों के पास सही तरीके से उतरता है। सब चौंक जाते हैं और उसे देखकर दंग रह जाते हैं। लियू सोचता है, मेरे लिए शरीर को कंट्रोल करना आसान है। छात्र उसकी पोज को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। सिस्टम फिर नोटिफाई करता है कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और अब उसे पुरुषों के ध्यान से भी सावधान रहना चाहिए। लियू हैरान होता है और सोचता है, अब ये क्या नोट है? शेन्यान, जो वहां खड़ा था, खासकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। सभी छात्र लियू की ओर से शेन्यान की ओर मुड़ते हैं और झुककर उसे मास्टर कहते हैं। लियू इधर-उधर देखता है और सोचता है, वो कहाँ है? वो छात्रों की भीड़ में लीली को हाथ हिलाते हुए देखता है और सोचता है, वो रही। वो मुस्कुराता है। छात्रों को उसकी मुस्कान देखकर शर्म आती है। ली और बाकियों के गाल लाल हो जाते हैं। फिर एक आदमी और शेन्यान उसके पास आते हैं और उसे मास्टर कहकर प्रणाम करते हैं। लियू मुस्कुराता है और सोचता है, अब हर पिक लीडर और सेक्ट लीडर भी मेरा सम्मान कर रहे हैं। मेरी स्थिति अब बहुत ऊंची हो गई है। माउंट बे हंसकर उसका मजाक उड़ाती है। लियू उसे देखता है और सोचता है, वो किस्मत वाली है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। शेन्यान अपने हाथ जोड़ता है और कहता है, शुरू कीजिए। लियू मुस्कुराता है और सोचता है, हाँ, लेकिन पहले कुछ और करता हूं। वो हाथ हिलाता है और उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें लिखा है, क्या वह अपना लेवल बढ़ाना चाहता है? वह हाँ कहता है और सोचता है, अब शुरू करते हैं। जैसे ही वह सहमति देता है, उसके शरीर से तेज ऊर्जा और चमक निकलती है। लोग पूछते हैं, ये क्या है? क्या मास्टर सच में सेकंड लेवल पर पहुंच गए? शेन्यान और माउंट इनवे सोचते हैं, सेकंड लेवल पाना 10वें लेवल से भी कठिन है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान चाहिए। लोग कहते हैं, पहले लेवल में सिर्फ काई को शरीर में खींचना होता है, पर दूसरे में अपनी ऊर्जा बनानी होती है। इसके लिए टैलेंट के साथ शांत दिमाग भी चाहिए। छात्र कहते हैं, मास्टर सच में हमें गाइड करने वाले हैं। सभी छात्र पंक्तियों में खड़े होकर झुकते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। लियू आश्चर्य से देखता है और सोचता है, मैंने क्या सिखाया? सिस्टम बताता है कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत तेजी से बढ़ रही है। शेन्यान सोचता है, सिर्फ 2 दिनों में मास्टर अंकल ने काई ईटिंग तकनीक को सेकंड लेवल पर पहुंचा दिया। कुछ लोगों को सिर्फ एक टंकी जितना काई सागर दिखता है, कुछ को छोटी नहर, लेकिन टैलेंटेड लोग कुछ और ही देखते हैं। जो काई का सागर उसने देखा, वो एक नदी जैसा था। लियू अब सोच रहा है, तो आखिर मैंने क्या देखा? क्योंकि काई ईटिंग तकनीक के अनुसार सेकंड लेवल तक पहुंचने के बाद अब वह सागर देख सकता है। क्या उसे सच में इसलिए चुना गया है ताकि वो कुछ भी न देख सके? वो सोचता है कि हाँ, शायद यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए। छात्र उसे देखते हैं और कहते हैं, पता नहीं अंकल मास्टर ने कैसा काई का समुंदर देखा होगा। अंकल मास्टर की मानसिक हालत को देखकर लगता है जैसे उन्होंने कोई बड़ी नदी देखी हो। एक छात्र कहता है कि वैसे भी अंकल मास्टर ने हमें कुछ नहीं बताया। वो जानना चाहता है कि उनके कपड़ों के नीचे क्या छिपा है। छात्र उस महिला की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। क्या वो ये बात सीरियसली बोल रही है? शेनेन पूछता है कि उसे क्या लगता है, अंकल मास्टर ने कैसा समुंदर देखा होगा। एक आदमी कहता है
कि चूंकि अंकल मास्टर ने कुछ नहीं बताया, इसलिए उसे लगता है कि उन्होंने कोई छोटा सा समुंदर ही देखा होगा। इस व्यक्ति का नाम गोंग शुपानु है। वो थंडर पीक का नेता और कानून का वरिष्ठ अधिकारी है, एक नेक और सच्चे इंसान। वही महिला, लू वानक्यू, वाटर क्लाउड पीक की नेता और एक खुले विचारों वाली महिला कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। अंकल मास्टर एक मास्टर है। वह एक सच्चे शिक्षक के शिष्य है और उनके अंदर दिव्यता है। वो कहती है कि उन्होंने कोई झील या शायद नदी देखी होगी। सेमा किंग, एवरग्रीन पीक का नेता, एक बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके अंदर की भावना गोंग शुपानु से मेल खाती है। यू हेशिन, जंपिंग पीक का नेता, जो थोड़ा चालाक स्वभाव का है, कहता है क्यों न हम इस पर दाव लगा ले। लेकिन जब बाकी लोग उसे देखने लगते हैं तो वो शर्मा जाता है और कहता है मैं तो बस सुझाव दे रहा था, पसंद नहीं तो रहने दो। गोंग शुपानु को छोड़कर सब कहते हैं ये बढ़िया आइडिया है। सब दाव लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कहता है मैं तो जरूर जीतूंगी। गोंग शुपानु उन्हें याद दिलाता है कि संघ के चार्टर की 13वीं धारा के अनुसार ऐसा व्यवहार मना है और नियम तोड़ने पर 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स का जुर्माना है। सब हंसते हुए उसे 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स दे देते हैं और कहते हैं ले लो, लेकिन हमारा मूड मत खराब करो, ये बस एक छोटा सा दाव है। गोंग शुपानु वही खड़ा रह जाता है। उसके पास अब 20 थैलियों में स्पिरिचुअल स्टोन्स है। फिर वो भी अपना बैग फेंकता है और उनके पास जाकर कहता है ठीक है, ये बस एक छोटा मजेदार दाव है। वो सबके साथ जुड़ जाता है और कहता है मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लियू ये सब देखता है और सोचता है कि ये लोग बहुत अजीब लग रहे हैं। उसे लगता है कि सब उसे देख रहे हैं और ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। माउंटेन बे एक सारस पर उतरती है और कहती है चलो ऊपर चढ़ो, हमें वापस जाना है। लियू उसके चेहरे के हावभाव को देखकर चौंकता है। वो उसे अजीब निगाहों से क्यों देख रही है। वो सारस पर चढ़ता है और अपनी चौथी बड़ी बहन को पुकारता है। वो कहता है तुम रास्ते भर मुझे देखती रही हो, क्या कुछ गड़बड़ है। माउंटेन बे मुस्कुराती है और कहती है सीधी बात करूं, तुम्हें कैसा काई का समुंदर दिखा। ये सुनकर लियू शर्मिंदा हो जाता है। उसे याद आता है कि जब उसका लेवल बढ़ा तो उसने बस काले अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देखा था, कोई समुंदर नहीं। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। माउंटेन बे नाराज होकर कहती है अगर बताना नहीं चाहते तो रहने दो, शायद तुम्हें टैलेंट नहीं है, लेकिन आज रात मछली तुम ही पकाओगे। लियू कहता है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माउंटेन बे सोचती है अगर उसने छोटा समुंदर देखा है तो क्या हुआ, वो मेरा साथी है। जो भी इसे डराएगा मैं उसे मार डालूंगी। लियू सोचता है कि उसे लगने लगा है कि वो असली दुनिया वाले खुद जैसा ही है, दुखी, अकेला, बिना माता पिता, बिना कोई अतीत या दोस्त। वो तो बस लोगों का ध्यान खींचने के लिए ही खुद को दिखाता है। उस जैसे खिलाड़ियों के पास कोई गिल्ड या स्टूडियो नहीं होता। जब तक वो दिखावा न करें कोई उन्हें काम भी नहीं देगा। वो सारस पर लेट जाता है और सोचता है ये सब बस ध्यान पाने के लिए कर रहा था। आखिरकार उसे अपनी बहन की जिम्मेदारी भी तो निभानी है। शायद ऐसा हो सकता है कि उसका काई का समुंदर सच में काला हो। अगले दिन लियू खाना खा रहा होता है और माउंटेन बे दूसरी बहन के पैरों पर लेटी होती है। ग्वेन बीच में रुककर पूछती है तो क्या हमारे छोटे भाई को बहुत ही छोटा काई का समुंदर दिखा। माउंटेन बे आंखें बंद कर सहमति में सिर हिलाती है। ग्वेन उसे घूरती है और माउंटेन बे भागकर लियू के सिर पर कूद जाती है। वो हंसते हुए कहती है अब मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। लियू कहता है चौथी बहन, मैं खा रहा हूं, ध्यान रखना तुम्हारे बाल मेरे खाने में न गिर जाए। माउंटेन बे अपना पंजा चाटती है और कहती है मेरे पास एक जरूरी बात है, तुम हिलना मत। वो मुस्कुराकर कहती है अगर तुम्हें छोटा काई का समुंदर दिखा तो भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जो भी तुम्हें तंग करेगा उसका सिर काट दूंगी। लियू भावुक होकर कहता है चौथी बहन। वो अपनी चॉपस्टिक से मछली का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाता है, खाओगी। माउंटेन बे खुश होकर मछली छीन लेती है। मछली का रस लियू के माथे पर गिरता है और उसे शर्मिंदगी होती है। माउंटेन बे उसके सिर पर बैठी खाते जाती है
और उसे छेड़ती रहती है। गुएन ये देखकर सोचती है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रात को लियू अचानक नींद में चिल्लाता है, मत आओ मेरे पास। तुम कौन हो? वो डरकर उठता है। क्या ये सपना था? कोई मुझे सपने में पीछा कर रहा था, मगर मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। सिस्टम नोटिफाई करता है, तुम्हारी प्रसिद्धि अब 827/2000 है। लियू सोचता है, चलो छोड़ो, शायद मैं बस तनाव में हूं। बस 100 और पॉइंट चाहिए। वो फिर सो जाता है और फिर उसी अंधेरे सपने में पहुंचता है जहां जमीन पर पानी है और सामने एक अजीब परछाई है। वो चौंक कर कहता है, फिर से वही सपना। परछाई एक लड़की का रूप लेकर तलवार से उस पर हमला करती है। लियू डर जाता है, क्या ये सपना पिछले सपने का ही हिस्सा है? वो खुद को जोर से चुटकी काटता है, मुझे अब उठना चाहिए। उसके चेहरे पर 2 लाल निशान पड़ जाते हैं। वो फिर बिस्तर पर जाता है और कहता है, अब चाहे जो हो जाए, मुझे सोना है। पर फिर से सपना आता है, वही लड़की, वही छाया, वही डर। लियू कहता है, अब तो पक्का है, कोई आत्मा मेरा पीछा कर रही है। वो भागता है और सोचता है, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। वह कभी भी एक ही सपना बार बार नहीं देखता। अब सिर्फ एक ही संभावना बचती है। वह रुक गया और हाथ हिलाकर कहा, सिस्टम को यह जांचना चाहिए। सिस्टम विंडो में लिखा था, यह तलवार आत्मा की इच्छा है। मिशन शुरू हो चुका था। गुएन उसे तलवार चलाना सिखाना चाहती थी। सिस्टम ने पूछा, क्या वह यह कार्य स्वीकार करता है? लियू सिस्टम विंडो को देख ही रहा था कि आत्मा ने उसकी देह में तलवार घुसा दी। वह मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। सब कुछ स्पष्ट हो गया। चूंकि दूसरी सीनियर सिस्टर उसकी मदद करना चाहती थी, वह उसे निराश नहीं कर सकता था। उसने कार्य स्वीकार कर लिया। सिस्टम ने सूचित किया, हार्ड मोड सक्रिय है। गुएन की आत्मा ने उसकी देह से तलवार निकाली और युद्ध मुद्रा में आ गई। वह तेजी से उसकी तरफ आई और उस पर वार करने लगी। रात भर में लियू कई तरीकों से मारा गया। उसका शरीर बार बार अलग अलग दिशाओं से तलवार से भेदा गया। छाया वाले हत्यारे ने उसे कुल 36 बार मारा। सुबह वह बिस्तर में जागा, सिर पर हाथ रखा और खुश होकर पूछा, क्या सच में सुबह हो गई? मैं अभी और राउंड झेल सकता हूं। माउंट बे ने उसे कुछ खाने को दिया, जो वह खुद भी खा रही थी, और पूछा, क्या तुम भी चाहोगे? लियू बोला, मुझे अभी तो अच्छा लग रहा है। लगता है रात भर तलवार से छेदा गया था। मजा तो आया, लेकिन अब थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। अचानक माउंट बे उसकी तरफ दौड़ी और जो वह खा रही थी, जबरन उसके मुंह में डाल दिया। उसका सिर पकड़कर बोली, तुम्हें खाना ही पड़ेगा और 2 हिस्से खाने होंगे। उसने अपने हाथ झाड़े और कहा, ये गमियां तुम्हारे लिए अच्छी है, लेकिन दिन में सिर्फ 2 ही खानी चाहिए, लालच नहीं करना। लियू सोचता है कि ये गमियां साधारण नहीं है। जब वह चबाता है तो ठंडक महसूस होती है और निगलते ही शरीर तरोताजा हो जाता है। वह सोचता है, अच्छा हुआ मैंने उसके लिए मछली बनाई थी। माउंट बे बोली, मैंने रात भर गिनती की, तुम्हें कुल 36 बार तलवार से मारा गया। दूसरी सीनियर सिस्टर की तलवार की इच्छा से निपटना मुश्किल है, ए ना? लियू पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? माउंट बे उसकी ओर झुककर बोली, मुझे यहाँ क्या चल रहा है, सब पता है। क्या तुम चाहोगे कि मैं जाकर दूसरी सीनियर सिस्टर से कहूं कि वो अपनी तलवार की इच्छा वापस ले ले? वह आगे बोली, वैसे मुझे नहीं लगता वो मेरी बात मानेगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बस देखना चाहती हूं कि तुम कैसे रो रो कर मुझसे मिन्नतें करते हो। लियू बोला, असल में मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। माउंट बे सोचती है, यही तो मैं चाहती थी। अब यह मुझसे मिन्नतें करेगा। लियू खांसते हुए पूछता है, क्या दूसरी सीनियर सिस्टर की तलवार की इच्छा समय के साथ खत्म हो जाएगी? माउंट बे बोली, बिल्कुल नहीं। फिर सोचती है, यह तो मेरे सोचे से बिल्कुल उल्टा है। लियू बोला, ये तो वाकई शानदार है। माउंट बे थोड़ी शर्मिंदा हो गई और सोचती है, इस पर रात भर अत्याचार हुआ, फिर भी ये खुश है। कहीं इसे दर्द सहना पसंद तो नहीं। लियू सोचता है, अगर ऐसा है तो मैं शायद इस तलवार की इच्छा को 30 दिन तक बनाए रख सकता हूं। सिस्टम विंडो में लिखा आता है, कार्य पूरा करने पर पुरस्कार, 1 तलवार प्रतिभा बिंदु। वह सोचता है,
कि अब उसे अपनी तलवार प्रतिभा को बढ़ाना चाहिए। वह बिस्तर से उठकर कहता है, चलो अब तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देता हूं। माउंट बे खुश होकर कहती है, बहुत बढ़िया। लियू बाहर निकलता है और पूछता है, क्या आज कोई खास दिन है? वह जवाब देती है, आज सेक्स फैमिली रियूनियन का दिन है। सभी शिष्यों के परिवार वाले उन्हें लेने आए हैं। लियू चारों ओर देखता है और सोचता है, अब सब कुछ समझ आ गया। माउंट बे कहती है, जिन शिष्यों के पास परिवार नहीं है उनके लिए यह दानव संप्रदाय ही घर है। वे भी त्योहार मनाना चाहते हैं। लियू सोचता है, वाकई ये आकाशीय धूल वाले साधक भी आम इंसानों जैसे ही है, बस उम्र लंबी और कुछ शक्तियां ज्यादा है। लेकिन त्योहारों पर घर की याद इन्हें भी आती है। इसीलिए बहुत लोग इस आभासी दुनिया में खो जाते हैं जहां गर्मजोशी और स्नेह है। असल दुनिया की तुलना में जहां लोग ठंडे और बेरुखे होते हैं, यह भ्रमित संसार ज्यादा सुकून देता है। शहर में लोग कहते हैं, आज सेक्स फैमिली का दिन है, उसका बेटा छुट्टी में घर आया है, उसका पुराना दोस्त भी लौट आया है, बेटी को भी किसी बड़े गुरु ने शिष्य बना लिया है। चाय की दुकान पर एक व्यक्ति कहानी सुना रहा है। उसी समय जांग सेंटोरे ने अपनी कमीज उतार दी। उसकी ताकतवर टांगे देख वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। लोग हैरान होकर कहानी सुन रहे हैं। अब असली मजा आने वाला है, आगे सुनाओ। किसी ने कहा, ये वैज्ञानिकों के लिए शर्म की बात है। कहानी सुनाने वाला बोला, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो अगली कड़ी का इंतजार करें। दूसरा आदमी घंटी बजाकर बोला, अगर कहानी पसंद आई हो तो कुछ आर्थिक मदद करें, नहीं है तो थोड़ा उधार ही दे दो। लोग गुस्से में उठकर बोले, हमें ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, पैसे अगली बार देंगे जब अगली कड़ी आएगी। अब हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। वाचक शांत अंदाज में अपनी चाय पीता रहा। घंटी बजाने वाला बोला, आज भी हमें कुछ नहीं मिला, तुम्हें कहानी बीच में काटना बंद करना चाहिए। वाचक बाहर निकला और बोला, कहानी सुनाना मेरा शौक है, पैसा मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ चल रहे व्यक्ति ने पूछा, तो अब क्या हम वापस संप्रदाय लौटेंगे? वाचक बोला, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? फिर साथी ने कहा, क्या हम अपने छोटे भाई से मिलने नहीं जाएंगे? वह चलते चलते अचानक रुक गया और शीशे में खुद को देखने लगा। क्या ये जरूरी है? क्या मैं इतना अच्छा दिखता हूं? फिर बोला, मेरी भी बस 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह है जैसे सबके होते हैं। उसका साथी सोचता है, ये बहुत घमंडी है, हमेशा दूसरों की शक्ल पर टिप्पणी करता है। इसने शेनेन को संप्रदाय का मुखिया सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वह नाटा और गंजा था। वाचक गो खेल रहे लोगों के पास जाता है और कहता है, ये चाल गलत थी। फिर गुस्साए लोगों से भाग खड़ा होता है। साथी सोचता है, अब जब मजा नहीं आया तो वापस लौटने से पहले कुछ देर और ठहर सकते हैं। वाचक पूछता है, क्या वह हमारा पीछा कर रहा है? साथी कहता है, नहीं, मैं बस साथ चल रहा हूं। वाचक बोला, तो फिर ठीक है, चलो आगे। वे कुछ लोगों को खेलते हुए देखते हैं और वाचक कहता है, हमें भी शामिल होना चाहिए। साथी उसे रोकते हुए कहता है, तुमने छात्रों को चुनने के लिए जो नियम बनाए थे उसका मतलब क्या है? वाचक दरअसल जियोशुजा है, एक शिक्षक। वह बोला, उस दिन मैं नई छात्रों की चोटी पर खड़ा था और बिना सोचे बस नियम बना डाला। साथी सोचता है, इसका चेहरा देखकर साफ लग रहा है कि ये फिर झूठ बोल रहा है। अब उसे इस छोटे भाई के बारे में जांच करनी होगी जिसने तीनों शर्तें पूरी की है। यह जिज्ञासु व्यक्ति तीसरा बड़ा भाई है। कुछ समय बाद लियू बांस के जंगल से होकर चौथी बहन को बुलाता है। वह पास जाकर पूछता है, दूसरी बहन ने अचानक तलवार की इच्छा क्यों छोड़ दी? अगली बार क्या वो मुझे भेदना बंद कर सकती है? माउंट बे बोली, शायद उसे लगा कि जब तुमने दूसरी स्तर की काई खाने की कला पाई थी तब तुम्हारा समुद्र छोटा था, इसलिए उसने तुम्हें और सख्ती से प्रशिक्षित करना चाहा। लियू पूछता है, तो इस इच्छा में उसने कितनी शक्ति लगाई? माउंट बे कहती है, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लियू सोचता है, कहीं ये बस एक छोटा सा कण तो नहीं। वे सही जगह पहुंचते हैं और माउंट बे ऊंची आवाज में कहती है, हमने तुम्हारे लिए फिर से स्वादिष्ट खाना तैयार किया है। लियू झुककर बोला, दूसरी बहन की मदद के लिए आभार। फिर सोचता है,
लगता है उन्होंने आज तक मुझसे कोई शब्द नहीं कहा। क्या आज मैं बात शुरू करूं? उसने फिर से झुककर धन्यवाद दिया। गुएन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना। लियू ट्रे थमाते हुए बोला, इसे जरूर आजमाना, ये आज मैंने खुद बनाया है, नूडल स्टू। गुएन ने कटोरा उठाया और सोचा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama.